सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहां पे करवाता हूं दृष्टि द विजन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। टेस्ट संख्या 7 है, यहां पे आप देख सकते हैं टेस्ट संख्या 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 60 तक हो गया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वीडियो जो है उसको जाकर देख सकते हैं। 61 देखिए, एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है किस पर? तो उद्यम के परिसंपत्ति के स्वामित्व पर, यानी कि ये जो उद्यम है उस उद्यम की जो परिसंपत्ति है उस पर मालिक कौन है? सरकार मालिक है या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी मालिक है? तो ये डी हो गया इसका आंसर। 62 देखिए, सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप, तो ऑप्शन है ह्रासमान प्रतिफल के नियम के रूप में, पैमाने का प्रतिफल के नियम के रूप में, या फिर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम के रूप में, पैमाने के स्थिर प्रतिफल के नियम के रूप में। तो आंसर होगा बी, पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में। तो सभी आगतों में परिवर्तन फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में। चलिए इसका विस्तार देख लीजिए। दीर्घकाल में सभी कारकों को एक ही अनुपात में वृद्धि कर आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। समान तौर पर पैमाने के प्रतिफल का नियम समान अनुपात में सभी कारकों में वृद्धि के कारण आउटपुट में वृद्धि को संदर्भित करता है। इस तरह की वृद्धि पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, कामाख्या का मंदिर, ये तटीय मंदिर। कालानुक्रम, तो पहले ये तटीय मंदिर बना था, फिर आपका लक्ष्मण मंदिर। इसका आंसर होगा बी। देख लीजिए इसका विस्तार देखिए। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में 700 से 728 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे राजसिंह के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिंह के भी नाम से जाना जाता है। 700 से लेकर 728 के बीच में बना था ये महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। फिर आगे देखिए, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो विष्णु को समर्पित है का निर्माण चंदेल शासक धंगा द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। यह नागर शैली का एक मंदिर है। खजुराहो मंदिर नागर शैली का मंदिर है जो ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। 64 देख लीजिए, आगे देखिए इसका। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर का प्रारंभिक 11वीं शताब्दी का है और इस मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव प्रथम एक द्वारा करवाया गया था। शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी ईस्वी में असम में किया गया था। तो इसका विकल्प कौन था? बी सही था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि सब्सिडी में कौन सा कथन सही है? अप्रत्यक्ष सब्सिडी, ये देखिए, अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को उत्पादन में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहन करती है। भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष सब्सिडी से किसानों की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकृत करती है। बताइए। तो इसमें देखिए यहाँ पे बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। लेकिन यह देखिए, अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को उत्पादन में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहन करती है। प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी मिलता है तो ज़्यादा प्रोत्साहन होता है, इसलिए बी, सी और डी सही है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित संस्थानों में से
हाँ, निम्नलिखित संस्थानों में से किसे शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां शैडो बैंक के तहत लिक्विडिटी डेब्ट म्यूचुअल फंड, रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शैडो बैंक के तहत परिभाषित नहीं किया गया। इसका आंसर क्या हो गया? डी। आंसर हो गया डी। देख लीजिए इसका विस्तार। शैडो बैंकिंग उन सभी गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थानों को संदर्भित करता है जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये समान तौर पर पारंपरिक बैंकिंग का कार्य करते हैं, परंतु विनियमित डिपॉजिटरी संस्थानों की पारंपरिक प्रणाली के बाहर विनियमित होते हैं। शैडो बैंकिंग पद 2007 में पॉल मैकाले द्वारा प्रतिपादित हुआ था, जिसे अमेरिकी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए संदर्भित किया गया था। यह दीर्घकालिक ऋणों के वित्त पोषण के लिए अल्पकालिक जमा का उपयोग करते हैं। बाद में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने शैडो बैंकिंग को क्रेडिट इंटरएक्शन के रूप में परिभाषित किया, जिसमें साधारण बैंकिंग प्रणाली के बाहर की संस्थाएं और गतिविधियां शामिल हैं। भारतीय परिदृश्य में शैडो बैंकिंग को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में जाना जाता है। हालांकि 1963 में भारत में NBFC को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में शैडो बैंकिंग प्रणाली के केवल 3 महत्वपूर्ण खंड हैं: नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC, रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। आगे देखिए, लिक्विडिटी डेब्ट म्यूचुअल फंड। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को RBI द्वारा विनियमित किया जाता है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। याद रखिएगा, नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है और RBI के द्वारा विनियमित किया जाता है ग्रामीण बैंकों को। ये वाणिज्यिक बैंकों के समान काम करते हैं, परंतु ग्रामीण लोकाचार, स्थानीय भावना और गरीबी पर केंद्रित कम लागत वाले संस्थानों के रूप में ये कार्य करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोला कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 कुमार चरितम दंडी, इसका लेखक दंडी है। अष्टाध्यायी पाणिनि, राजतरंगिणी कलहन, कर्पूर मंजरी कालिदास। ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी। देख लीजिए इसका विस्तार। कर्पूर मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा गया। राजशेखर इसका। 10 कुमार चरितम को किसने लिखा? 10 कुमार चरितम का लेखक दंडी, अष्टाध्यायी पाणिनि, कर्पूरी मंजरी कर्पूर मंजरी ये कालिदास नहीं है, राजशेखर। यहाँ पे रखिए राजशेखर, ठीक है। राजतरंगिणी कलहन। 68 देख लीजिए। सिकंदर ए सानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण किया गया था? सिकंदर ए सानी, सिकंदर महान की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। 69 देखिए। हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में थी। यह विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? धौली गंगा पर बनाया जाए, धौली गंगा। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना धौली गंगा पर बनाया जा रहा है। 70 देखिए। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? गया में। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में। 71। समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रूकेशिया नाना क्या है? ब्रूकेशिया नाना। तो ब्रूकेशिया नाना क्या है? एक खोजा गया गिरगिट है, गिरगिट। याद रखिएगा, ब्रूकेशिया नाना गिरगिट है। 72। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को समानता मापा जाता है।
मुद्रास्फीति को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर, CPI संयुक्त पर मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नीतिगत उद्देश्यों के लिए। 73 देखिए, उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। तो मौद्रिक नीति, RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रबंधन किया जाता है। आगे देखिए 74, फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए। डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं भीमबेटका में डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं। 75 देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किया गया था महाराष्ट्र में, याद रखिए। इसका विस्तार देख सकते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा की गई थी। उन्होंने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया और उन्हें एक सैन्य दल में परिवर्तित किया था। फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ एक भूख हड़ताल के कारण 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए 76, हम प्रायः जैम ट्रिनिटी के पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? जैम ट्रिनिटी का उद्देश्य, तो जैम ट्रिनिटी का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसका आंसर बी हो गया। विस्तार देख लीजिए। जैम ट्रिनिटी जनधन योजना, आधार और मोबाइल का संक्षिप्त रूप है। जनधन, जैसे जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल, ट्रिनिटी, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित है। पहचान के इन तीनों तरीकों से देश के गरीब वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। आधार वंचित नागरिकों की प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक पहचान में सहायता करेगा। जनधन बैंक खाते और मोबाइल फोन व्यक्ति के बैंक खातों में धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में मदद करेगा। इस प्रकार बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी सक्षम वास्तविक समय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा देश के गरीब वर्ग के आर्थिक जीवन में सुधार कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण से बाजार से धन के बहिर्गमन एवं संबंधित विकृतियों को कम करके आर्थिक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, जैम ट्रिनिटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित है। 76 देखिए, प्रधानमंत्री ने जनवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी? तो ये उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यशिला की आधारशिला रखी गई है? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील के विकास कार्य का शिलान्यास किया। महाराजा सुहेलदेव को देख लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। पहले चित्तौड़ झील के बारे में समझ लीजिए। चित्तौड़ झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। झील को अष्टावक्र झील के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अष्टावक्र झील के नाम से चित्तौरा झील को भी जाना जाता है। तेरी नदी नाम की एक छोटी नदी इस झील से बहती है। इसके अलावा यह झील कई प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है। झील को वह स्थान माना जाता है जहां महाराजा सुहेलदेव और मुस्लिम आक्रमणकारी गाजी सैयद सालार मसूद के बीच युद्ध हुआ था। झील के पास राजा सुहेलदेव की एक मूर्ति और देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर मौजूद है। राजा सुहेलदेव को पकड़िए। वह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती के पूर्व शासक थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में शासन किया था।
1034 ईस्वी में बहराइच में युद्ध में गाजी सालार मसूद को हराने और मारने के लिए जाना जाता है। गाजी सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भतीजा था। इसके अलावा उनका वर्णन 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक वृत्तांत मिरात ए मसूदी में भी किया गया। इसे अब्द उर रहमान चिश्ती ने फारसी भाषा में लिखा था। यह किताब मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। राजभर और पारसी समुदाय के लोग इन्हें अपना वंशज मानते हैं और इन समुदायों की उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 78, उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए? तो यह है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। ठीक है। 79 देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में इसे 1820 में लागू किया गया था। इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ये दो तो सही है। यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया गया था, तो इसका आंसर केवल बी होगा। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में हुई थी, वहाँ 1780 लिख रहा था। इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ये देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखिए। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इसे बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। ये बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच भूमि से वसूले जाने वाले राजस्व को निर्धारित करने के लिए एक समझौता था। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को भूमि के स्वामित्व के रूप में मान्यता दी गई थी। राजस्व का 1/11वां भाग जमींदार के लिए जबकि 10/11वां भाग कंपनी को दिया जाता था। जमींदारों के मालिकाना हक को उसकी संपत्ति माना जाता था और उसकी मृत्यु पर ही संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित थी। इस प्रणाली को इस्तेमारी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी अस्थायी बंदोबस्त को ही कहते हैं। यह प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र और उत्तर कर्नाटक के क्षेत्र में लागू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें 1/11वां भाग जमींदार के लिए और 10/11वां भाग कंपनी को दिया जाता था। तो ये सीधे किसानों के साथ जुड़ा नहीं था, कॉर्नवालिस शुरू किया था 1793 में। ये गलत, तो आंसर इसका बी हो गया। 80 देखिए, बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास और पूर्णिया। रोहतास और पूर्णिया उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला रोहतास और पूर्णिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। देश में न्यूनतम, सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? तो बिहार का 61.8, 11 की जनगणना के अनुसार। राज्य में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। उच्चतम साक्षरता दर वाले बिहार के 3 जिले। जिला साक्षरता दर: रोहतास 73, पटना 70, भोजपुर 70। ये हो गया। न्यूनतम साक्षरता दर वाले बिहार के 3 जिले: पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने से रोक दिया था? ये ऑस्ट्रेलिया में। 82 देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पटना में। 83 देखिए, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो
वह एक अशिक्षित शासक था। आगे देखिए, उसने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो इसका आंसर होगा बी। उसने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। चलिए विस्तार देख लीजिए। शेरशाह सूरी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था, शिक्षित था, और वहाँ पे बोल रहा है अशिक्षित। 1794 ईस्वी में अपने घर का त्याग कर दिया था शेरशाह सूरी और शिक्षा के लिए जौनपुर आ गया था। उस समय पूर्व का सिराज नाम से प्रसिद्ध था। जौनपुर उसमें सिराज नाम से प्रसिद्ध था। आगे देखिए, 1529 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। हजरत ए आला शेरशाह को नाम दिया गया था। हजरत ए आला की उपाधि किसको हराने के बाद? नुसरत शाह को पराजित करने वाले। नुसरत शाह कहाँ का था? तो बंगाल का शासक था। बाद में उसे सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो गया, अशिक्षित नहीं था, शिक्षित था, ये सही। हजरत ए आला ये सही है। कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो सुल्तान की उपाधि धारण तो किए ही थी, इसलिए 3 गलत है, 1 गलत है, बी सही है, इसलिए आंसर बी हो गया। 84 देखिए, सूची एक सूची के साथ मेल कर दीजिए। रविदास, नाई, सेन, मोची, नामदेव, कबीर क्या कौन थे? बताइए। ये रहा आपका कोट। तो रविदास जो थे एक मोची थे, तो 1 का 2 हो गया। रविदास मोची। और सेन क्या थे? सेन नाई थे। रविदास मोची, सेन नाई। नामदेव सबसे पहले, कबीर तो जुल्हा थे, है ना, तो डी का 3। नामदेव दर्जी हो गया। तो याद रखिए, रविदास मोची थे, सेन नाई थे, नामदेव दर्जी थे और कबीर जुलाहा थे। क्या ये जाति को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है। आगे देखिए 85। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था कौन? मुजफ्फरपुर। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर मुजफ्फरपुर था। समावेशी विकास के संदर्भ में बात कर लीजिए, कौन सा कथन सही है? उद्योगों का बेहतर वितरण सही है। व्यवसायिक उद्योग में वृद्धि होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव होना चाहिए। कौशल विकास नवान अवसरों का सृजन होना चाहिए। तो सब सही है, इसका आंसर ई हो गया। समावेशी विकास मतलब विकास की प्रक्रिया अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 87। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित है? अति मुद्रास्फीति, अपस्फीति, प्रत्ययस्फीति, स्टैगफ्लेशन, है ना। तो इसका आंसर ही देता है, यानी कि सब मैच करता है। देख लीजिए, अति मुद्रास्फीति मूल स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि। अपस्फीति मूल मुद्रास्फीति में अत्यंत कमी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रत्ययस्फीति अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति, प्रत्ययस्फीति। स्टैगफ्लेशन धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये भी सही है। तो इसका सब सही आंसर क्या हो गया? ई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो पहला समाचार पत्र भारत में बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। 89 देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है? तो मधुबनी चित्रकला को, भागलपुर रेशम को, सिल्की घास, जर्दालू, सबको मिल गया है, इसलिए आंसर ई हो गया। विस्तार देख लीजिए। बिहार के कुछ पंजीकृत भौगोलिक संकेतक मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, बिहार के सिक्की घास, शिल्प, जर्दालू, आम है। ये पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, इसलिए सबको सही होगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वर्ष 2021 में सम्मेलन के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021। इसका आंसर 1 हो जाएगा केवल। वर्ष 2021 में 20वें संस्करण का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था कहाँ बताइए? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा। इसलिए आंसर क्या हो गया? सी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार देखना है देखिए, समझिए, जहाँ पे जरूरत पड़े नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बाय, थैंक यू। विशेष टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF और जो भी मटेरियल है अब उपलब्ध करवाता हूँ। ओके बाय।